चलिए जी, तो आई थिंक अब ठीक है। ये विजिबल है, ऑडिबल है, दोनों हैं। तो कल हम लोग जो देख रहे थे उसमें कुछ डाउट है? आप लोगों ने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए? मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सीट शेयर किया था आप लोगों से ना। कुछ पूछना है किसी को? अगर ट्राई किए हो तो बताओ। अब बताओ, आगे थ्योरी करा दूँ या क्वेश्चंस कराऊँ मैं कुछ? तो स्पेशली अगर ट्राई किए हो तो आप पूछ सकते हो, डाउट अगर है तो। और नहीं है तो मैं कुछ भी है ना सॉल्व करा दूंगा। मेनली डिफरेंट PYQ सॉल्व करो, आपका उससे है ना फ़ायदा होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन करने से एग्जाम निकलेगा, पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपसे सॉल्व हो भी रहे कि नहीं हो रहे, है ना। ऐसे ही मान लो आपको लगेगा आप बहुत ज्ञानी हो, सब कुछ आता है, फिर क्वेश्चन करोगे होगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो गलत फहमी है ना, वो चीज़ें। देखो, तो कोई किसी को डाउट नहीं, मतलब किसी ने कुछ ट्राई किया ही नहीं एक्चुअली। तो भगवान भरोसे तैयारी करोगे तो भगवान भरोसे रिजल्ट भी आएगा, देख लेना, है ना। ये चीज़ मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, सो दे विल गेट रिजल्ट अकॉर्डिंगली। तो एक दो बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो देखो। इसमें जो है तो रैंडम वाला के डिस्कस नहीं किया, बट है ना जो ISS वाले PYQ भेजे थे मैंने, उसमें ज़्यादातर रैंडम वेरिएबल के ही क्वेश्चन हैं, है ना जी। तो जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, लिखो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ देखो। तो ये ISS का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ, तो मैंने शेयर किया था ना कल ISS का PYQ, उसी में का है। तो अभी के लिए जस्ट समझने के लिए ये आपसे पूछ रहा है कि लेट A and B आर टू इवेंट्स जहाँ PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 1/4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A ये आपको गिवन है 1/2। देन आपको ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है ना, विच ऑफ द। तो आई थिंक जो CS जो आपका UGC नेट स्टेटस है उसमें सारे क्वेश्चन MCQ होंगे, है ना, सिंगल करेक्ट वाले होंगे, बट अभी मैं जो लिख रहा हूँ उसमें मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, है ना जी। देख लेना पैटर्न। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अभी समझने के लिए मैं MSQ लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में सिंगल करेक्ट होगा, तो एक चुनना है। तो A ऑप्शन है कि A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। B है आपका, अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो मैंने B लिखा वो एक्चुअली A गिवन B था। ये देखो जो फर्स्ट लाइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। तो आज क्या तीसरा लेक्चर है ना, ठीक लिखा ना मैंने। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A 1/2। तो which of the following is correct? पहला बोला A B आर इंडिपेंडेंट, दूसरा बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, एंड C वाला है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी इज इक्वल टू 3/4, और डी है आपके पास ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये ISS का ऑलरेडी आया हुआ है 2016 में, ठीक है। तो और जब भी कोई डाउट हो पूछो, नहीं पूछोगे तो यही चीज़ एग्जाम में भी आएगी, तब भी आपसे नहीं होगा। अगर अभी मान लो डाउट क्लियर नहीं किए तो एग्जाम में कुछ नया तो आना नहीं है, जो सिलेबस में है वही चीज़ें आना है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही आना है। और अगर आप डाउट क्लियर नहीं करते जाओगे तो एग्जाम में फिर वो डाउट ही रह जाएगा, फिर स्टिल यू विल सफर देयर। ये है, ओके है। तो बताओ क्विकली इसका आंसर बताओ, जिन लोगों को जो भी समझ आ रहा है, यू राइट इन चैट या अनम्यूट करके बताओ कि कौन कौन सा आपको लग रहा है सही स्टेटमेंट है। अगर नहीं कुछ समझ आया तो यू आस्क, चैट में पूछो या अनम्यूट करके पूछो। ओके तो आपने जो आंसर बताया AC, अच्छा बता रहे हैं C। ओके बाकी लोग बताइए। ठीक है ना, तो मैंने जो कहा कि जैम, गेट, नेट, ISS, ISI, CUET, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो सिलेबस के हैं। जो बाहर के हैं, जो सिलेबस में नहीं, इन सब एग्जाम में कुछ टॉपिक जो आते ही नहीं है, जैसे टाइम सीरीज का ISS में मिल जाएगा वहाँ पे, नहीं तो फिर हम लोग प्रॉब्लम से प्रोवाइड करेंगे। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ट्राई करो, और नहीं हो तो पूछो। 2 भी ऐसे ही है। सो A and B are events such that सिमिलर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/4, probability of B is equal to 1/3, probability of A intersection B is equal to 1/12। देन आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अगेन है ना, चूज ट्रू स्टेटमेंट या चूज ऑप्शन, ऑप्शंस। तो जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है आपसे, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज 1/4, B है प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B complement is 1/2, and C है probability of B given A complement, this is 1/3, and probability next है B complement given A, this is 1/3। बताइए। सो आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब ये सब क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए, मुझे लगता है ये सब इस तरह क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 के किताब में भी आपको मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन स्कूल डेज वाली किताबें में भी है, और ये ISS में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली 12th क्लास में था ना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
तो ऐसे मैं पीडीएफ दिखा भी सकता हूँ, है ना, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मुझे ड्राइव ओपन करना पड़ेगा, है ना। सो तो यहाँ जैसे ये मैथ्स टेस्ट का ड्राइव है, आपको पास ऑलरेडी एक्सेस होगा, ये आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना। तो वहाँ जाओगे, जस्ट आप इसमें सर्च करो। जैसे मैं अगर बेसिक यहाँ सर्च करूँगा, जस्ट मैंने सर्च कर लिया प्रोबेबिलिटी, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सीट इसमें आ जाएगा। जैसे अभी जो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ वो आईएसएस के पीवाईक्यू का है, मैंने जस्ट सर्च कर लिया, ये मिल जाएगा मुझे। आईएसएस पीवाईक्यू, अच्छा रैंडम वेरिएबल वाला है ना, ऐसी प्रोबेबिलिटी वाला भी आ जाएगा। तो ये है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है, आप देखो एक बारी एंड देन यू कैन ट्राई। ये नाम था ना, पीवाईक्यू आईएसएस। ठीक है ना, इसमें एम स्टैट्स आईएसएस सबका है, इवन आईएसआई वाला भी है। तो ये सब प्रॉब्लम सीट ऑलरेडी आपके उसमें है, आप ये सब भी बैठ के सॉल्व कर सकते हो। अब मैं अगर कराऊंगा तो इतना टाइम खत्म हो जाएगा ना, अगर वैसे मैं डिटेल में एक क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर तो 1 महीने आराम से ये प्रॉबिलिटी ही चलेगा इस तरह से। तो आपका काम है ये सब सॉल्व करना, जितने भी जैम, गेट, नेट, आईएसएस, आईएसआई, सीयूईटी, इन सब के पेपर्स बैठ के सॉल्व करना। यही मिला के आराम से एक एक टॉपिक कम से कम 200, 400, 500 क्वेश्चन हो जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो एनीवे ये दो सॉल्व करके मैं आगे बढ़ता हूँ, अब बाकी आप सॉल्व करो, बताओ। तो इसमें बताओ आप लोगों को समझ आ रहा है या मैं सॉल्व करूँ, ये समझ आ रहा है क्या, देखिए। ठीक है, मतलब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 11th 12th का जैसे है ना, बेसिक उस लेवल का है। तो ये दोनों आईएसएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो दिख रहा है इतने सारे प्रोबेबिलिटी पे डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं। नहीं तो यहाँ अलग से एक फ़ोल्डर भी है, आप पीवाईक्यूज़ में जाओगे तो अलग से पीवाईक्यू नाम का फ़ोल्डर है, उसको नेम के अकॉर्डिंग अरेंज अगर कर लें हम। ये ना पीवाईक्यू आईएसएस इसमें होगा, सीयूसीईटी जो है वो सीयूईटी ही है, ठीक है। ये जो सीयूसीईटी लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली सीयूईटी।
ये जो है पहले इसका नाम CUCET होता था, अब CUET जैसे अभी है इस तरह से। जैसे ये ISS वाला है ना, इसमें ईयर वाइज लिखा है नाम, बट इसमें यूनिट वाइज भी है, ठीक है। ओके एनीवे, चलो वापस आता हूँ इसमें। तो इस फोल्डर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही, यू सॉल्व एंड आस्क। तो सॉल्व हो गया या मैं सॉल्व करूँ, व्हाट डू यू से, बताओ बाकी लोग। ये क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो, मुझे सॉल्व करने की नीड है क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है। इंडिपेंडेंट होने के लिए कर क्या कंडीशन बताए गए थे? गूगल ड्राइव लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट करो, ठीक है ना, टेक्स्ट इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर, इसमें क्या क्या गिवन था। तो इसमें जो आपसे पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाज गिवन 1/4 और ए गिवन बी भी 1/4 है, एंड देन लेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको बी गिवन है 1/2 है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 4 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 4 टाइम, नहीं 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आप फॉर्मूला जानते होंगे ऑलरेडी, तो मुझे करना क्या है, अच्छा क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है। और पी ए मुझे ऑलरेडी पता था, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। 1/4 इज इक्वल टू 2 टाइम पी ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से आ गया 1/8, राइट जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज दिस। इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 4 टाइम इंटरसेक्शन बी, तो 4 टाइम 1/8 जो कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। सो ए वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी। चाहिए क्या? सो अब आपसे पूछ रहा है ए बी इंडिपेंडेंट है क्या। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या ज़रूरत है? सो इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऐसा है क्या? सो 1/8 इक्वल है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपके पास 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/2। ओके है, यस। सो ए इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो ए ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बी क्या था, ए की प्रोबेबिलिटी बी से कम होगी क्या? तो ए की प्रोबेबिलिटी बी से कम है क्या? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ 1/4 लेस दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ 1/2। दिस इज़ ऑल्सो ओके। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट ना। चेक कर लो। देन ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी आपको निकालने हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड इसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखाया था मैंने, बी माइनस ए है ये। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ यू नो एवरीथिंग, जस्ट पुट इट। तो आप इसको पुट कर दो, सीधा सीधा पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आपके पास है 1/2 माइनस इंटरसेक्शन इज 1/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, है ना। तो इट इज जस्ट ऐसे भी कर सकते हो ना, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा ना। सो 3/4 चेक करो। तो 3/4 आ गया। यहाँ क्या बोल रहा था, तो ये भी ट्रू है, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज ऑल्सो ट्रू। ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो दिस इज फॉल्स। क्यों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है क्या, तो इसका मतलब ये होता कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है क्या, बट तो नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं है, मीन्स
है ना, दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। सो है ना, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी डन। तो पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको 11th-12th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। दूसरा भी सिमिलर ही है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है। तो यहाँ बोला ए बी इवेंट्स हैं सच दैट, तो आई थिंक यू कैन सॉल्व सिमिलरली ना। सेकंड सॉल्व करने की नीड है, पहला मैंने सॉल्व किया, इन द सेम वे यू कैन सॉल्व सेकंड ऑल्सो। ओके जी, सो चलो तो आगे बढ़ते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ड्राइव में जो है हमारा ड्राइव है ना, मैथ स्टैट्स का जो ड्राइव का लिंक है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, जो अगर पेड ग्रुप में जो लोग हैं, सो यू कैन एक्सेस दिस। इसमें जाके प्रोबेबिलिटी PYQ नाम से फाइल्स होंगे टॉपिक वाइज, CUET वाले फोल्डर में भी होगा, जैम वाले में भी होगा, गेट वाले में भी होगा, CSIR नेट वाले में होगा, यूसी नेट तो भी शुरू हुआ है, देन ISI MSTAT, देन ISS, इन सब के टॉपिक वाइज सेपरेटेड है। यू सॉल्व देम। डाउट है अभी पूछो, नहीं तो जब मैंने तब पूछो, वरना देयर आर लॉट ऑफ हेल्प्स। जस्ट सॉल्व, सॉल्व करोगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं करोगे तो बस वही समझ रहे हो ना, किस्मत के भरोसे वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझते हो ना, ये चीज़ें हैं। इफ़ यू ट्राई यू विल गेट, इफ़ यू डोंट ट्राई देन कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, हम थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आपका जिम्मेदारी है, सॉल्व करो एंड डाउट पूछो। तो ये हम लोग देख रहे हैं हमारा, है ना। तो कल की क्लास में हमने जो थ्योरी डिस्कस किए थे, फर्स्ट लाइन हमने डिस्कस किया था, जस्ट ये जो फर्स्ट लाइन है दैट वी हैव कंप्लीटेड। तो वी हैव जस्ट डन फर्स्ट लाइन। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट डन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट के रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। सो आई डोंट थिंक उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, तो मैं बहुत हाई लेवल पे नहीं जाके एवरेज लेवल तक बताता हूँ। रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स डिफाइन करता हूँ एक एक करके, ठीक है। सो स्टार्ट विथ रैंडम वेरिएबल। सो क्या डेफिनेशन होगा रैंडम वेरिएबल का। सो वैसे अगर आप थ्योरेटिकली बुक के लैंग्वेज में देखोगे तो अ फंक्शन with domain, sample space and codomain क्या होता है, set of real number. So that is a function from sample space to real number. This is called a random variable, है ना। ऐसे लिख लो कि a function x from S to R is called random variable. तो होना क्या चाहिए कि फंक्शन होने का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस मस्ट बी एसोसिएटेड विथ सम रियल नंबर। तो वैसा है कि यहाँ सैम्पल स्पेस है, यहाँ रियल नंबर है, ये आपका रैंडम वेरिएबल है। तो इसके हर एलिमेंट को, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि डोमेन के ईच एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होने चाहिए कोडोमेन में। तो ये डोमेन है, इसके हर एलिमेंट के पास रियल नंबर में एक इमेज होना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट यू हैव टू एंश्योर टू मेक इट रैंडम वेरिएबल। उसके बाद है ना, तो ये जैसे हमने कहा डोमेन, जो डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना, यहाँ सैम्पल स्पेस है। फिर को डोमेन ऑफ जो रैंडम वेरिएबल हमने लिखा है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। एक आएगा रेंज ऑफ एक्स, है ना। तो रेंज ऑफ एक्स जब आप निकालेंगे तो ये दैट विल बी, आपको ये निकालना है, ये फर्दर डिसाइड करेगा क्या होगा। इसको हम सपोर्ट भी बोलते हैं, सपोर्ट ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स या सपोर्ट ऑफ एक्स। तो ये आपको फाइंड करना होता है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूअस है। तो कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल आप लोग जानते हैं, बताओ भाई, रैंडम वेरिएबल कितने टाइप का होता है। सो 3 टाइप के रैंडम वेरिएबल होंगे, डिस्क्रीट, कॉन्टीन्यूअस एंड तीसरा होगा नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टीन्यूअस।
तो इसी को हम लोग मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, इससे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस। सो कैसे डिफाइन करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होगा? तो टाइप को डिफाइन करने से पहले हम लोग CDF डिफाइन कर सकते हैं, फिर टाइप पे आएंगे, क्योंकि इसमें ना रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात किया था, तो इस बस मैं टाइप बता दिया, अभी आगे मैं डिफाइन कर दूंगा। तो डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, मतलब नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ही दूसरा नाम है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखो या लिखो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है जिसको शॉर्ट में आप CDF लिखते हैं। सो इट इज़ डेफिनेशन ऑफ CDF। तो ये भी एक फंक्शन है, एक फंक्शन कैपिटल F, मान लो ऐसा लिख दिया, जिसका डोमेन है रियल नंबर और को डोमेन है 0 to 1। दिस a function this defined as प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू X, ऐसा। एंड इसका मतलब एक्चुअली ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज आउटकम इन सैम्पल स्पेस दैट विल करेस्पॉन्ड, है ना, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू X, ऐसा। तो ये CDF का डेफिनेशन है, इज कॉल्ड CDF या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल X। ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये CDF का डेफिनेशन हो गया। आगे तो मेनली जो टर्म्स चूँकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है ना, एक्सपेक्टेशन मोमेंट्स, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, फिर आगे इसने डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ओके, कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो CDF निकालना, ठीक है। सो डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, है ना, मिक्स द टाइप बता दिया। ओके, तो एक्सपेक्टेशन वाला PDF PMF डिफाइन करना पड़ेगा। चलो मैं अभी हमने डिफाइन किया CDF, है ना, दिस इज डेफिनेशन ऑफ CDF। सो दिस वाज CDF। और अभी हम क्या डिफाइन करते हैं, PDF डिफाइन कर देता हूँ, चलो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का शॉर्ट में बोलते हैं PDF। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका? सो जो PDF का डेफिनेशन है सिंपल, ये भी एक फंक्शन है ना। जैसे कैलकुलस वाला फंक्शन ठीक से आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि फंक्शन fx, हालांकि R टू R डिफाइंड रहेगा, या R टू R नहीं करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं R टू 0 से इन्फिनिटी, a function this तो एक तो हालांकि मैंने पहले ही लिख दिया कंडीशन में, फिर भी कि ये नॉन नेगेटिव फंक्शन होने चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन है कि इसका इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, ये है, ठीक है। सो PDF जो है ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में होता है ना, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा स्पेसिफाई करना होगा, दिस इज़ डिफाइंड फॉर ओनली कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये सिर्फ कॉन्टीन्यूअस के लिए ही डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ बस मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि लेट x बी अ कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। x कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उसमें ये आपको डिफाइन किया हमने PDF का डेफिनेशन। सो PDF इज डिफाइंड ओनली फॉर द कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। फिर आएगा PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये हो गया CDF PDF। अगर मैं PMF डिफाइन करूँ
सो देख सकते हैं पीएमएफ, तो ये भी इसका क्या डेफिनेशन है, ये भी होगा फंक्शन, पीएमएफ भी एक फंक्शन ही है एक्चुअली। अब फंक्शन मान लो पी एक्स बोल दो, जिसका डोमेन तो आर है और इसका कोडोमेन 0 से 1 होगा। दिस इज कॉल्ड पीएमएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये सिर्फ डिस्क्रीट के लिए डिफाइंड है। इफ़ एंड ओनली इफ, तो पहला इसका जो कंडीशन है, हालांकि ये इसका मतलब ये होता है जब पी एक्स लिखते हैं इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एट एक्स, दिस शुड बी नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड ये जो समेसन है पी एक्स ऑफ एक्स या समेसन प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस शुड बी वन। सो दिस इज अ डेफिनेशन। सो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लोगे, जो भी पॉसिबल है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो ये डेफिनेशन हो गया पीएमएफ का। सो सीडीएफ, पीडीएफ, पीएमएफ डेफिनेशन। तो पहले आपको डेफिनेशन ठीक से समझना है और याद रखना है क्या है। ये तीनों डेफिनेशन हमने लिख दिया, पीएमएफ, सीडीएफ और पीडीएफ का। ठीक है, ओके। तो आगे देखो, मैं भी डिफाइन कर दूँगी थ्योरेटिकली पहले, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, क्वेश्चन एक एक कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। सो हमें इसको 3-4 क्लास में निपटाना था। तो रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब सी डी एफ, देन एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट्स कैसे डिफाइन करोगे, जो जो टर्म्स है मैं उसी को डिफाइन कर रहा हूँ, हालांकि उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, वी डोंट हैव मच टाइम टू डिस्कस। ये क्रैश कोर्स है, जस्ट एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, वरना ना इस पे सी डी एफ पे कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, पी डी एफ पे कर सकते हैं, पीएमएफ पे कर सकते हैं वैसे। तो अभी के लिए जैसे अगर मैं डिफाइन करूँ एक्सपेक्टेशन, या है ना मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है ये है, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे डिस्क्रीट के लिए अलग है। पहला मान लीजिए लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मान लो आपको पीएमएफ गिवन है दिस, देन जो एक्सपेक्टेशन है जिसको हम ई एक्स बोलते हैं, ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज, तो ई एक्स का जो डेफिनेशन होगा ये होगा समेसन एक्स इंटू पी एम एफ। ठीक है, सिंपल है, एक्स इंटू पी एम एफ, प्रोवाइडेड जो कंडीशन है कि समेसन मॉड एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, ये जो होगा ये आपका फाइनाइट होगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये कंडीशन है आपके पास। तो ये फाइनाइट होना चाहिए ना, मतलब ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करने चाहिए। दूसरा अगर हम कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखें तो ये डिस्क्रीट के लिए, हाँ। अच्छा, इसमें आप फर्दर थोड़ा है ना आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो अगर चाहो तो उस चीज़ को फर्दर ऑल्सो, जैसे एक्सपेक्टेशन सम फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल हो जाता है, सो दिस कैन बी डिफाइंड एज जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, एंड यहाँ हो जाएगा एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, सिंपल है ना। ये भी यही कंडीशन होगा, प्रोवाइडेड समेसन मॉड ऑफ जी एक्स इंटू पी एम एफ, दिस शुड बी फाइनाइट, है ना। तो ये फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा है। फिर दूसरा है लेट एक्स बी
कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ गिवन पीडीएफ। सो आपको ये पीडीएफ गिवन है, देन जो EX होगा है ना, दिस इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन x इंटू PDF। ये हो जाएगा प्रोवाइडेड, जैसे वही कंडीशन, दिस इंटीग्रल शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली, तो मतलब मॉड x इंटू दिस PDF, It's 7 o'clock. दिस शुड बी फाइनाइट। ठीक है, और फर्दर आप इसको अगर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल आता है, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x, तो दैट विल बी सिमिलरली gx इंटू PDF, और ये आपका आ जाएगा, कंडीशन वही रहेगा, प्रोवाइडेड मॉड ऑफ gx इंटू PDF dx, दिस शुड बी फाइनाइट। ये आ जाएगा, ऐसा है। ओके जी, तो ये डेफिनेशन हो गया आपका एक्सपेक्टेशन का। नेक्स्ट जो है आगे लिखेंगे, तो मोमेंट डिफाइन करना था ना, चलो मोमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। मोमेंट्स में क्या है, जैसे तीन तरह का, जैसे मान लीजिए पहला है रॉ मोमेंट। इसमें क्या होता है ना, मान लो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, किसी भी टाइप का। रॉ मोमेंट का क्या डेफिनेशन है, इसमें ये होता है कि आरएथ मोमेंट लिखा हो जस्ट, तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज मोमेंट मतलब आपका रॉ मोमेंट होगा। ठीक है, अगर सिर्फ मोमेंट लिखा मतलब रॉ मोमेंट है। सो आरएथ मोमेंट ऑफ एक्स जो होगा, इसका डेफिनेशन है ई ऑफ एक्स की पावर आर। ठीक है, ये चीज़ है। मेनली मोमेंट जो डिफाइंड है आर नेचुरल नंबर, इसके लिए डिफाइंड होगा। एंड दूसरा होता है सेंट्रल मोमेंट, है ना। तो ये सब टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, फाइंड द सेकंड मोमेंट, फाइंड सेकंड सेंट्रल मोमेंट, इस तरह से कोई रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ या पीएमएफ गिवन होगा। ठीक है, तो एग्जाम में तब कर पाओगे जब घर पे सॉल्व करोगे, तभी एग्जाम में कुछ दिमाग चलेगा। तो सेंट्रल मोमेंट क्या है, तो अगर मैं लिखता हूँ आर एथ सेंट्रल मोमेंट, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर आर। यहाँ म्यू क्या है, वेयर म्यू जो है एक्चुअली फर्स्ट रॉ मोमेंट है या फर्स्ट मोमेंट है, ई एक्स जो पहले डिफाइन किया था। तो ये आपका डिफाइंड है सेंट्रल मोमेंट। तीसरा जो आता है फैक्टोरियल मोमेंट। ठीक है, तो फैक्टोरियल मोमेंट क्या होगा, सो द फैक्टोरियल मोमेंट का जो डेफिनेशन है कि rth फैक्टोरियल मोमेंट ऑफ x, तो इसका जो डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन, तीनों में एक्सपेक्टेशन है ना, मोमेंट्स एक्सपेक्टेशन है। तो डायरेक्ट x की पावर r था, यहाँ पे हुआ x माइनस म्यू की पावर r, एंड आगे यहाँ आएगा x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, चलता रहेगा। क्या है, आर एथ फैक्टोरियल मोमेंट है। तो इसमें आर टर्म्स आपको देखने हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो आर एथ टर्म क्या आएगा इसमें, अगर आप ढंग से जनरलाइज करोगे तो ये बन के आएगा। सो दिस इज कॉल्ड आर एथ एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस आर माइनस वन, ऐसा आ जाएगा। तो ओके, तो आर एथ फैक्टोरियल मोमेंट आपका ये आ गया। तो ये डेफिनेशन हो गया। कोई रैंडम वेरिएबल लो, उसका पीएमएफ लिख लो, या पीएमएफ गिवन होगा, पीएमएफ के थ्रू निकाल के देखो अपनी मर्जी से, जैसे सेकंड आरएथ मोमेंट, सेकंड मोमेंट क्या है, सेकंड सेंटर मोमेंट क्या होगा, सेकंड फैक्टोरियल मोमेंट क्या होगा, तो उस तरीके से आप फाइंड करके देख सकते हो, या बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब भी आएगा उसमें। ठीक है, तो
तो जैसे अगर आप वेरिएंस डिफाइन करोगे, आप वेरिएंस क्या होता है, सेकेंड सेंटर मोमेंट है ना। जैसे आगे अगर आप वेरिएंस की ज़रूरत पड़ती है वेरिएंस डिफाइन करने की, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्चुअली सेकेंड सेंट्रल मोमेंट ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन है। तो मतलब जो वेरिएंस ऑफ एक्स आप लिखते हो ये होगा एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये है मतलब सिग्मा स्क्वायर इज जस्ट एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। इसको फर्दर ए माइनस बी होल स्क्वायर पर खोल के एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ लगाओगे, सो ये फर्दर रिड्यूस होके ऐसा आ जाएगा। तो मतलब ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और म्यू क्या था, म्यू तो ई एक्स ही था, तो ये फाइनल फार्मूला आ जाता है ना। इसको आप ऐसा लिखोगे तो ये है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ई एक्स इस पूरे का स्क्वायर। तो ये वेरिएंस का डेफिनेशन हो गया। वेरिएंस किसका, रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल का, जो कि सेकेंड सेंट्रल मोमेंट ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है ना, जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ऐसा हो जाएगा है ना। वेरिएंस ऑफ एक्स का जस्ट स्क्वायर रूट है। जो कि वेरिएंस का डेफिनेशन। आगे और क्या डिफाइन करना है वो कहते हैं। तो रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मोमेंट्स, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। चलिए, तो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, तो अगेन इट इज़ अ फंक्शन, अ फंक्शन जिसका m से डिनोट करते हैं या mx, जिसका डोमेन कोई इंटरवल होगा, i कोई इंटरवल है ना। मान लो i सम सबसेट ऑफ r, तो i2 जो भी एक फंक्शन है ना, तो r ले लो, डिफाइंड एज mxt, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। अब इसको फर्दर कैसे खोलोगे तो डिपेंड करता है x डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है ना। सो जहाँ t क्या होगा, t बिलोंग्स टू i, दिस इज कॉल्ड MGF है ना, शॉर्ट में MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा है, इफ x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो mxt होगा, हाउ विल यू सिंप्लीफाई, तो वो डिस्क्रीट है तो समेसन e की पावर tx इंटू प्रोबेबिलिटी एट x की वैल्यू ये हो जाएगी अगर x कॉन्टीन्यूअस है। देन आपको अगर MGF निकालना है तो डेफिनेशन तो वही है e की पावर tx, बट यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर tx इंटू PDF ऑफ x, सिंपल है ना। तो कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट में समेशन, सिंपल। ओके जी, तो ये हो गया MGF का डेफिनेशन। अब इन्होंने लिखा है, इन्होंने डिटेल में लिखा था नहीं कौन कौन सा डिस्कस करना है, इसने बस ये कह दिया कि स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करो। जो स्टैंडर्ड कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे है ना स्टैंडर्ड ऐसा, स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, तो मेनली जो रहता है जैसे डीजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल,
ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल। तो इसके बारे में थोड़े पढ़ना, क्योंकि एक एक लिखाऊंगा तो इसमें पूरा एक क्लास जाएगा। सो सेवेंथ, मैं नाम लिखा दे रहा हूँ, यू रीड अबाउट इट, किताब से पढ़ो इसको। मेनली इसमें आपको याद रखना है कि इसका सपोर्ट क्या है, पीडीएफ या पीएमएफ। डिस्क्रीट है तो पीएमएफ, कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ क्या होगा, एंड देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। तो इसका एक नोट बना लेना। सो डिस्क्रीट है ना, डिजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, पॉइसन, है ना। तो ये कुछ डिस्क्रीट में स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूअस में बात करोगे तो कॉन्टिन्यूअस से फेमस आप जानते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लाप्लास, देन नॉर्मल, लाप्लास, है ना। जैसे मैंने कहा था 10 यूनिट डिस्कस करना, 40 दिन है, तो मुझे 4 दिन में एक टॉपिक खत्म कर देना है। वैसे एक एक महीना एक टॉपिक चल सकता है, तो पूरा सिलेबस पढ़ाने में 10 महीने लगेंगे, जो कि मैं जून के बाद स्टार्ट करूँगा। जो प्रारंभ बैच था, प्रारंभ बैच में एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाएंगे, तो एक एक जो यूनिट है एक एक महीने पढ़ाए जाएंगे। तो उसमें ऐसा होगा, उसमें मेनली है कि एक थ्योरी बताया, उस पर 2-4 क्वेश्चन किए, फिर एक थ्योरी बताया, तो वैसा है। तो अभी चूँकि हमें 1-1.5 महीने में पूरा 10 यूनिट खत्म करना है, तो स्पीड वैसा ही रखना पड़ेगा ना, सो आपको समझना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। देन यू फॉलो, किताबें पढ़ो, समझो, डाउट है डिस्कस करो। मेन तो लाइव क्लास में फ़ायदा डाउट डिस्कस करने में, जो कि आपको इंटरेस्ट है नहीं आप लोगों को, ये है। तो मैं फिर भी कंटेंट अपनी तरफ से एक बार कवर कर देता हूँ पूरा। तो ये सब पढ़ना डिटेल में कि नॉर्मल क्या होता है, इसका पीडीएफ क्या है, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ क्या है। यू गो थ्रू इट फ्रॉम जितने किताब के नाम लिखा है, तो कोई भी किताब उठा लो। तो नॉर्मल है, लाप्लास है, एक्सपोनेंशियल है। लाप्लास का दूसरा नाम डबल एक्सपोनेंशियल भी है ना, लाप्लास का एक दूसरा नाम है डबल एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा, गामा में दो टाइप मतलब क्या है, बस स्केल लोकेशन को वेरिएट कर देते हैं। बीटा में 2 टाइप, बीटा 1, बीटा 2, कॉची, और क्या रह गया, गामा, बीटा, कॉची, यूनिफॉर्म, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म, या उसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। रेक्टेंगुलर का ही नाम कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और भी लिख सकते हो, जैसे वेरिएबल है, लॉग नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया कौन कौन सा पढ़ना है, तो आपको अपनी तरफ से सारा देखना पड़ेगा। लॉग नॉर्मल है ना, जैसे लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, या और कुछ रह गया जी? मेनली यही सब है। स्टैंडर्ड नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 20 डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम लिख दिए हैं। अब मैं एक एक डिस्कस करूँगा ना, तो यही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने में मुझे 4 दिन लगेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में एक एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने लगे तो एक दिन में 4-5 डिस्कस हो पाएगा 2 घंटे में, तो वैसा है। तो मैं उतना टाइम अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। सो अब आपका ये काम है कि आप किताब खोलो, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानो। जानने में मेनली आपको क्या जानना है कि इसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट मतलब रेंज, है ना। सो जब मैं सपोर्ट वर्ड यूज़ करता हूँ तो सपोर्ट का डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब मैं अक्सर ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ठीक है ना। बाकी एक रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने ऐड कर दिया है उसमें, तो आप देख सकते हो डिटेल लेक्चर डिस्कस है ना। मतलब मेरा ये मतलब है यहाँ कहने का कि जैसे अभी हमें 40 लेक्चर्स में पूरा सिलेबस निपटा देना है, आराम से पढ़ाएंगे तो 200 लेक्चर आराम से लगेंगे पूरा ख़त्म करने में, ठीक है, उस तरह से। सो द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, तो रेगुलर बैच में क्रैश कोर्स में ये डिफरेंस है, यहाँ फास्ट कंप्लीट करना है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पीडीएफ और पीएमएफ इज़ पॉजिटिव, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए पीडीएफ या पीएमएफ, मतलब पीडीएफ फॉर कॉन्टिन्यूअस, पीएमएफ फॉर डिस्क्रीट, इज पॉजिटिव, इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ x। तो आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट पता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि डीजेनरेट का सपोर्ट एक सिंगलटन सेट है, बर्नौली का सपोर्ट 0-1 है,
बाइनोमियल का सपोर्ट 0 to n है। ज्योमेट्रिक का सपोर्ट दो तरह का है, 0 से इन्फिनिटी भी है, एक 1 से इन्फिनिटी भी है। हाइपर ज्योमेट्रिक का सपोर्ट तुम देखोगे मैक्स ऑफ 0 n माइनस ऐसे करके देखे, मीन ऑफ 0 मीन ऑफ n स्मॉल n m आता है। फिर नेगेटिव बाइनोमियल का सपोर्ट उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, पॉइजन का सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है, नॉर्मल का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो जो डिस्क्रीट होगा उसका सपोर्ट काउंटेबल सेट होगा, मतलब फाइनाइट होगा या काउंटेबली इन्फिनाइट होगा। जो कॉन्टिन्यूअस है उसका सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट होगा। तो जो वर्ड लिख रहा हूँ अगर वर्ड नहीं पता है तो गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, कहीं से उसका डेफिनेशन लिख लो। मान लो कोई वर्ड मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ जो आपको नहीं पता, तो जस्ट आप गूगल कर लो, ये वर्ड आपको पता चल जाएगा क्या है, नोट्स बना लो उसका, चैट जीपीटी से पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, सीखो। नहीं समझ आ रहा तो मुझसे ही पूछ लो, ये चीज़ है। तो ठीक है, तो ये सपोर्ट का डेफिनेशन। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, आपको इन डिस्ट्रीब्यूशंस का खुद से इसको स्टडी करने हैं। यू जस्ट स्टडी ईच डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल। तो डिटेल में आपको क्या क्या जानना है, तो आपको जानना है कि सपोर्ट ऑफ एक्स क्या है, पीडीएफ या पीएमएफ ये क्या है, मीन क्या आता है, वेरिएंस क्या आता है, देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है, इतना याद रख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इफ़ यू कैन, ये क्या होता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का इतना एक समरी लिस्ट बना लो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट ये है, पीडीएफ पीएमएफ ये है, मीन ये है, वेरिएंस ये है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये है। इसका एक लिस्ट बना लो और इस पर अक्सर एग्जाम में काम आएगा। जैसे एमजीएफ लिखा था ना, तो अगर एमजीएफ बहुत यूज़फुल है डिस्ट्रीब्यूशन पहचानने में। तो मतलब मैं अगर ये बताऊँ आपको कि ये कहता है, थ्योरम लिख देता हूँ, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ यूनिक MGF इफ़ इट एग्जिस्ट। MGF, अच्छा जो एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, यहाँ एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, तो क्या डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मोमेंट जेनेटिक फंक्शन जैसा ही है, CXT। तो ये होगा एक्सपेक्टेशन e⁻t x। ठीक है, सो मेरे पास क्लास लेने के लिए 1-2 घंटे डेली है, आपके पास 24 घंटे है। सो यूटिलाइज अकॉर्डिंगली कि एग्ज़ाम की ढंग से तैयारी हो जाए। नहीं तैयारी होगी तो नहीं क्वालिफाई होगा, है ना। तैयारी कर लोगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, ये चीज़ है। या रैंक में भी है, कम तैयारी करोगे तो कम, मतलब कैसे रैंक आएंगे, बहुत अच्छी तैयारी करोगे बहुत अच्छे रैंक आ जाएंगे, वो चीज़ है। सो जितना तुम इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, ये है। ओके जी, सो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिक MGF। दूसरा थ्योरम जो है, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा एवरी MGF हैज़ यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिक MGF है, हर MGF का यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है, ठीक है, वैसा होगा। सेम होल्ड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये जो MGF का लिखा है इसी को मैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में सेम स्टोरी मतलब होता है, द सेम स्टोरी हैपेंस फॉर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। कॉपी कर लेता हूँ। अगर हम यही स्टोरी जो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए भी है, तो बस यहाँ मैं MGF हटा के CF कर देता हूँ। CF मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, CF यहाँ है कैरेक्टरिस्टिक, ये डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का। जैसे MGF डिराइव किया वैसे ही CF डिसाइड है ना। तो ओके है, आगे क्या है कंटेंट आपका, तो मैंने भी डिफाइन कर दिया, ये आपको पढ़ना है। अब आ जाता है जॉइंटली। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, है ना, फिर जॉइंट पे आएंगे। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रॉब्लम सीट ही एक ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हमने ये वाला पार्ट, मतलब मैं एक अंडरलाइन कर देता हूँ, अभी हमने जो रेड से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट बहुत, है ना, ब्रीफली डिस्कस किया है, डिटेल में नहीं, क्योंकि वी डोंट है ना, वी कैन नॉट अफोर्ड मच टाइम, क्योंकि 40 दिन में एग्जाम है। ओके, तो ये वाला पार्ट, इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं जस्ट 1-2 मिनट स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप सॉल्व करना तो आपको समझ आएगा।
जैसे अभी ये इसका मुझे मटेरियल चाहिए, मैं सिंपल रैंडम वेरिएबल सर्च करूँगा ड्राइव में जाके। ड्राइव खोला मैंने अपना, इसमें सिंपल रैंडम वेरिएबल सर्च करूँगा तो बहुत से प्रॉब्लम सीट आ जाएंगे। PYQ जैसे सर्च किया ना, तो इसमें देखो इतने सारे आ गए। ISS के आ जाएंगे, डिफरेंट जैम MS का आ जाएगा, गेट का आ जाएगा, नेट का आ जाएगा, CUET का आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं CUET ISS वाला ही दिखा दूँ, चलो ISS वाला ही कर लेते हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने बना रखा है। ये तो जॉइंट वाला हो गया, सिंगल रैंडम वेरिएबल वाला देख लेते हैं। इसमें थोड़ा वो हो सकता है, रुको तो ये जैम वाला लाइक गेट आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन MGF पे ही है। अब आपसे ये पहले क्वेश्चन का ही आंसर पूछ रहे, मान लो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो ये मुझे अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो थोड़े सा ना आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि ये MGF से प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैंने कहा ना एवरी MGF है यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए क्या है, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी। बता पाएंगे? देखिए ये गेट स्टैटिस्टिक्स और 20 का क्वेश्चन है। तो होगा क्या इसका, आप थोड़ा सा इसके पीछे की स्टोरी बता दूं मैं तो। जैसे एक क्वेश्चन है ना, तो जैसे एक थ्योरम के थ्रू लिख देता हूँ। मान लीजिए ये PMF है, PMF को आप टेबल के थ्रू भी लिख सकते हैं। X प्रोबेबिलिटी है, मान लो ये X1 है, इधर X2 है, P1 P2 P3 और यहाँ से आ जाएगा Pn ऐसा। तो ये जो है दिस इज ओके गुड PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल X इफ एंड ओनली इफ। आप इसका MGF निकालो, तो MGF का डेफिनेशन क्या था? e की पावर tx into probability at x. So if you open this for this random variable, so you will have summation e की power t into xi into pi, I from 1 to n. So if you open it like p1 e की power t x1 and so on until pn e raised to power t xn. तो ये this is the approach actually. So if you have this MGF है ना, मतलब यहाँ मैं एक बार और डिटेल में लिखूँ, that is so if and only प्रॉपर्टी है। ये ओके है? Now use this to find solution of this। चलिए देखिए, तो अभी कुछ लोगों ने सॉल्व कर भी लिए हैं। सो ओके है ना, तो मतलब आप लोगों को पता है ऑलरेडी, गुड है ना। P1 e की पावर tx1, P2 e की पावर tx2, P3 e की पावर tx3, P4 e की पावर tx। PMF आ जाएगा एंड PMF से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो समझ आया? ये थ्योरी है सिंपल, इस पर आप फिट कर लीजिए तो आप PMF निकाल लीजिए, उससे हो जाएगा डन। तो ऐसे करके, ये तो गेट का मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे PYQs हैं दैट यू कैन सॉल्व। तो मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो, और कुछ तो पहले से भी आता होगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं आता होगा। सो यू कैन सॉल्व ऑल दिस। जैसे अब यही क्वेश्चन है 5वां नंबर, आपको CDF दिया है, मान लो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के हो जाएंगे, बट देखो
तो अभी आप 5 और 6 दोनों ट्राई कर सकते हो, बता पाएंगे बताइए। सो व्हाट इज आंसर फॉर 5 एंड व्हाट इज आंसर फॉर 6? तो अभी आप ट्राई करो 5 और 6 दोनों, ये दोनों गेट जो है 21 का है। कैन यू ट्राई? नहीं तो मैं हूँ, है ना, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। तो ट्राई करो, जब उधर पानी लेके आता हूँ।
हो गया जी, तो आंसर तो आ गया होगा आप लोगों का। ड्राइव का लिंक मिलेगा पेड ग्रुप में, उसके लिए पैच खरीदना पड़ेगा, है ना। फाइव सिक्स का किसी का आंसर नहीं आया? अरे भाई तो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हो गया नहीं? बताओ, कोई तो बताओ, किसी ने बोला तो आंसर नहीं किया अभी तक। ड्राइव में ऑलरेडी ना बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है, एक किसका पहले का। ओके, सॉल्व हुआ? अच्छा, ओके, सिक्स का आपने किया है, ठीक है, सिक्स का। सो फिफ्थ और सिक्स जरूर ट्राई करो, तो बताओ। ठीक है जी, मेन तो क्वेश्चन में ही है ना, थ्योरी तो ऑलरेडी हर जगह है, थ्योरी तो किताब में है, हर जगह है, चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब सब पे पड़ी है। क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब थ्योरी तो आना ही चाहिए, साथ में क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व आना चाहिए, दोनों चाहिए। नॉट बिना थ्योरी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो पहले आपको थ्योरी सीखनी है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है, वैसे। अच्छा, फिफ्थ सॉल्व कर दें, चलिए। इससे बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आपने ट्राई किया कम से कम, किया ना। वैसे तो क्वेश्चन तो सारे कराने हैं, जो भी पूछो कराना तो है ही। देखिए, तो फिफ्थ ट्राई करते हैं। तो फिफ्थ में आपको सबसे पहले CDF दिया है। तो कह रहा है कि एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस।
तो जैसे हम CDF तो डिफाइन कर दिए हैं, बट एक CDF पे बेस्ड एक थ्योरम होता है। तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे आप क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करोगे ना, तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेगी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड किताबों में नहीं लिखा रहता है, जो मैं भी डायरेक्ट कई बार नहीं लिखाता हूँ। फिर आपको क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो आपको लगता है अच्छा इस थ्योरी की नीड होगी, तो उसमें बताना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब जितना डिमांड करो उतना मिलेगा, कहने मतलब ये है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जैसे मान लो सारी थ्योरी आपने बेसिक पढ़ ली, स्टिल क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कुछ और भी चाहिए, तो वो आपको क्वेश्चन करने के बाद समझ आएगा अच्छा दैट थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट, सो यू नीड टू लर्न समथिंग मोर। उस तरह से है। तो मतलब ठीक है, थोड़े थोड़े ही सीख सकते हो, लाइक बूंद बूंद से ही है ना समुंदर बनेगा, वैसा है। तो आपको थोड़े थोड़े सीखना पड़ेगा क्वेश्चंस के थ्रू। अभी के लिए क्या है कि मैं बता रहा था कि कोई फंक्शन f है जो कि R201 है, दिस इज CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इफ एंड ओनली इफ। तो ये प्रॉपर्टी है CDF की। तो जो पहली कंडीशन होती है CDF एट प्लस इन्फिनिटी इज़ 1, दूसरी कंडीशन है CDF एट माइनस इन्फिनिटी इज़ 0, तीसरी कंडीशन है CDF इज़ राइट कॉन्टिन्यूअस ऑन R, एंड चौथी कंडीशन है जो फंक्शन है ना f इज़ नॉन डिक्रीजिंग ऑन R, है ना। ये चीज़ है, ठीक है। सो f इज़ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। तो ये चार कंडीशन इंश्योर करना होता है CDF होने के लिए पहले तो, ठीक है। तो हम पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन लिखना चाहिए था ना, क्योंकि ऐसे दिक्कत होगी। देखो तो इसमें क्या बोला, एक्स रैंडम वेरिएबल है, तो ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, ओके, राइट कॉन्टिन्यूअस है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 है, माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, ठीक है। तो मेनली जो AC निकालना है वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो और कुछ थ्योरीज लिखता हूँ, जैसे अगर CDF गिवन है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। तो मान लो लेट, है ना, fx be CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। देन पहला पॉइंट है कि मान लो किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी, मान लो पॉइंट A पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a माइनस प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली लेस देन a। सो दैट विल बी CDF ऑफ x एट a माइनस CDF ऑफ x एट a माइनस। तो जब मैं a माइनस लिख रहा हूँ उसका मतलब ये है स्ट्रिक्टली लेस वाला, ठीक है। जैसे हम अगर लिखते हैं f(x) एट x, जैसे अगर ये नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। एंड अगर मैं ये नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ x माइनस ऊपर लगा रहा हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x, तो ये है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन x। तो ये नोटेशन रहेगा, ठीक है, ऐसा। तो पहला है कि किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी CDF से, तो ऐसे निकालो। दूसरा है ना, ऐसे ही मान लो कोई भी, जैसे प्रोबेबिलिटी B पॉइंट पे निकालनी, तो सिमिलर है कि तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ऐसा, ठीक है। एंड फर्दर अब मैं तीसरा फॉर्मूला लिखूँ, मेन होता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a। अब आपको ये समझना है, जस्ट डिफरेंस इंटरवल का ना डिफरेंशिएशन चल रहा है। तो ये आ जाएगा CDF ऑफ x एट b CDF ऑफ x एट a माइनस। फिर चौथा फॉर्मूला लिखूंगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा CDF ऑफ x एट b CDF ऑफ x एट a। एंड पांचवा अगर लिखेंगे मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। सो ये आएगा x, ये दोनों हो गया, दोनों इक्वलिटी वाला तो हो गया है, एक को हटा देते हैं, तो इसे वाला ये भी हो गया, इस वाले को रखते हैं, ठीक है।
तो ये आएगा अब प्रोबेबिलिटी x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, ऐसा, ठीक है। तो इसको आप ठीक से लिखेंगे तो ये होगा CDF ऑफ x एट b माइनस CDF ऑफ x एट a माइनस, ये जस्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। एंड सिक्स्थ वाला है कि मुझे CDF से डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो CDF ऑफ x एट b माइनस एंड CDF ऑफ x एट a, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब मैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आता हूँ, तो मुझे क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2021 गेट स्टैट्स में आया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको क्या क्या गिवन कंडीशंस हैं, इसका पार्टीशन होता था ना, एक मिनट, इसको पार्टीशन कर देंगे तो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, पता नहीं partition क्या option है इसमें। एनीवे छोड़ो। तो देखो यहाँ पे तो हमें क्या क्या गिवन है, तो ए एन इंटरवल गिवन है और आपको बाद में क्या करना है, ए एन जो है यूनियन ऑफ ए एन है। सो आप बता सकते हो ए इंटरवल क्या होगा, व्हाट विल बी द ए इंटरवल, जो ये कैपिटल ए इंटरवल है वो क्या होगा। जैसे ए एन है ना, तो एन को 1 रखेंगे तो A1 A2 A3 A4 A5 ये सब रहेगा। तो ये यूनियन ऑफ ए आई जो लिख रखा है कैपिटल ए की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा। अच्छा, इसका फ़ोटो खींच लेता हूँ ताकि बार बार इस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं फिर इसको देख के लिख भी दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ, सीधा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, तो मेरे पास ये फोटो रहेगा। चलिए, तो इसको हम देखते हैं। तो मेनली ये जो क्वेश्चन था, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। तो पहले हमें क्या क्या गिवन है, एक CDF गिवन है, तो पहले मैं अपने सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। तो हमें ए एन एक इंटरवल दिया हुआ है 1 + 1/n। अब जिन लोगों ने ट्राई किया उनको ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ दिक्कत है, और जिनको नहीं ट्राई किया उनको सब दिक्कत ही दिक्कत है। सो 1 + 1/n 3 - 1/n। तो सबसे पहले आपको बोला हुआ है कि ए इंटरवल है जो कि यूनियन ऑफ ए आईज है, आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अगर आपको मैं यहाँ ध्यान से पूछूं तो अगर आप A1 इंटरवल लिखते ना तो A1 क्या हो जाता, 2 से लेके 2 तक। A2 लिखते आप तो A2 क्या होता, 1 + 1/2 3/2 से 3 - 1/2 5/2। फिर ऐसे ही A3 लिखते तो ऐसे ही आप 1 + 1/3 4/3 एंड 3 - 1/3 8/3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको समझ आएगा जो A1 है, A2 है, A3 है ना। सो A1 सबसेट है A2 का, सबसेट है A3 का, A4 का, और ये चलता रहेगा आपका, ऐसा है। आप एग्री करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि AN जो है सीक्वेंस ऑफ सेट्स हैं, या बोलो तो सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स हैं। जहाँ भी n लगा हुआ है वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, सीक्वेंस ऑफ सेट्स, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि सेट है, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स हैं अभी। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये जो AN है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है। तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो होगा इक्वल होगा, इंक्रीजिंग है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सबका क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है ना, तो सबका यूनियन लेंगे तो क्या होगा, जो लार्जेस्ट वन होगा वो आएगा। तो लार्जेस्ट वन कौन सा, ये। अब आपको ये बताना है, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है, बता सकते हैं मुझे आप। an जो है उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के बताओ कौन सा इंटरवल होगा। अब 4 पॉसिबिलिटी है, ओपन 1, क्लोज 3,
है ना, ओपन वन क्लोज, ओपन वन ओपन थ्री, दोनों साइड ओपन हो सकता है, दोनों साइड क्लोज हो सकता है, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज या राइट ओपन लेफ्ट क्लोज। तो कौन सा वाला आएगा, व्हाट डू यू थिंक? आपको ए एन पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है। देखो मैथ्स पोर्शन इसलिए भी ठीक होना चाहिए थोड़ा बहुत बेसिक, ताकि ये सब आप कर सको। क्लोज। तो अगर आप इंटरवल पे ध्यान से देखते तो हो क्या रहा है, ये 1+1/n हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, राइट। n को अगर इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो ये 1 तक जाएगी, बट 1 की राइट हैंड लिमिट रहेगी। तो आप जो बता रहे हैं, हाँ, सो 1+1/n विल ऑलवेज बी, मतलब ये 1 है और ये 3 है। सो n को कितना लार्ज भी ले लो, कभी ये 1 को इंक्लूड नहीं कर पाएगा, और इवन 3 को भी कभी इंक्लूड नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे 1+1/n इसके राइट में है, 3-1/n इसके लेफ्ट में है। तो मतलब 1+एप्सिलॉन और 3-एप्सिलॉन। तो 1+एप्सिलॉन इज ऑलवेज मोर देन 1 एंड 3-एप्सिलॉन इज ऑलवेज लेस देन 3। इट विल नेवर बी इक्वल टू 3। n ऐसा कोई है ही नहीं जिसको तुम पुट करो और 3+1 3-1/n 3 हो जाए, या 1+1/n 1 हो जाए, कभी नहीं होगा, 1 से ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर है ओपन 1 एंड ओपन 3। तो पहला तो आपको यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, ये चीज़ है, क्योंकि अगर क्लोज लगाओगे तो आंसर उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी है और उसके लिए यहाँ 4 अलग अलग फॉर्मूला है, 3 4 5 6, और इन जनरल चारों के आंसर डिफरेंट होंगे। बट अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो जाके इन सब के आंसर सेम हो जाएंगे चारों के। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। तो अभी जो फॉर्मूला लगेगा आगे हमारा 4th वन वाला लगेगा, दोनों ओपन है ना, तो अभी देखता हूँ आगे। तो हमने ए इंटरवल डिसाइड कर लिया, ओपन 1 से 3 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया x बिलोंग्स टू ए क्या होगा। सो x बिलोंग्स टू हमने डिसाइड किया ओपन 1 3 है, तो मतलब x मोर देन 1 लेस देन 3। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा है x लेस देन 3 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा है। एंड देन इसके अकॉर्डिंग और आगे आप लिखोगे तो क्या होगा, इसको और आगे आप लिखोगे तो ये आएगा CDF ऑफ x एट 3 माइनस CDF ऑफ x एट 1, ये आ जाएगा। तो ये निकालो। अब आपको CDF क्वेश्चन में गिवन है ना। सो यू सी द CDF इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये क्वांटिटी मुझे निकालना है, CDF एट 3 माइनस CDF एट 1। अब आप ध्यान से देखो, जो आपका क्वेश्चन में CDF है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो क्वेश्चन में CDF गिवन है, ये गिवन है 0 अगर x लेस देन 1 है, a/2 अगर x 1 से 2 में है, देन c/6 अगर x 2 से 3 में है, 1 अगर x मोर देन इक्वल टू 3 है। तो अब आप देख के बताओ कि CDF एट 3 माइनस जो 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट है उस पर CDF की वैल्यू कितनी है आपको ये बताना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 3। तो 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट उस पर क्या होगा, तो 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा c/6 माइनस CDF एट 1 इक्वल यहाँ लगा हुआ है, तो वैल्यू होगी a/2। तो ये आंसर है, बट आपको पहले C और A पता होना चाहिए। तो ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन हो गया ना, तो मुझे लगता है इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन तो UGC नेट स्ट्रेटजी में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ना काफ़ी पहले आपने लिमिट निकाला, यहाँ आपको टाइम लगेगा, फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला था वो दूसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप है C निकालना और A निकालना, ठीक है ना। तो इतने कॉन्सेप्ट को उन्होंने मिक्स किया है। तो ठीक है, तो पहले हमने an निकाला, लिमिट निकाला, an का लिमिट a हो गया, फिर ये c, ये प्रोबेबिलिटी आई। अब c और a निकलेगा तब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ca निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में और कंडीशन दे रखा, आपने क्वेश्चन देखा है। तो इसमें एक कंडीशन है कि कह रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 जो है वो 1/2 है। तो मतलब हमें ये कह रहा है कि CDF एट 1 जो है वो 1/2 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो CDF एट 1 क्या होगा, तो CDF एट 1 तो a/2 है जो कि 1/2 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। एक तो ये क्वेश्चन में गिवन है, और गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है ये आपके पास 5/3 है। तो हालांकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ से आप इसका PMF भी लिख सकते हो। आपको CDF से PMF निकालना आता है, ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो 1 नंबर और 2 नंबर फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यूज़ होगा CDF से PMF निकालने के लिए, 1 और 2। तो इसको लगाओ PMF निकालने के लिए, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF होगा, आपको ये भी पहचान आना चाहिए कि ये डिस्क्रीट का CDF है कि कॉन्टिन्यूस का है कि मिक्स का है। तो इधर x और इधर प्रोबेबिलिटी एट x,
सो यहाँ सपोर्ट होगा 1 2 3। तो बताओ 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 पे जंप कितने का है देख लो, 1 के राइट में a/2, सो ये है a/2। 2 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 पे जंप देखो कितने का है, c/6 माइनस a/2। फिर अच्छा वैसे भी कर सकते थे आप, दूसरा तरीका था कि डायरेक्टली आप यहाँ लिखते, है ना, कई सारे तरीका था, जैसे x बिटवीन 1 and 3 है ना, तो आप ऐसा सोच सकते हैं x बराबर 2 निकालना है, तो ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ से बस ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, तभी बात वही होता। एंड 3 पे कितनी प्लॉट, 3 पे जंप कितने का है, 1 माइनस c/6। अब यहाँ से EX निकाल लो, तो जब EX निकालोगे तो AC की वैल्यू, A तो आ चुका है ना, अब C चाहिए, तो C के लिए EX दिया। EX क्या होता है डिस्क्रीट में, समेसन XI PI, तो ये समेसन x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, जहाँ x की वैल्यू 1 से 3 तक, ये क्वेश्चन में है 5/3। इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, सो 1 इंटू a/2, 2 इंटू c/6 माइनस a/2, 3 इंटू 1 माइनस c/6, दिस इज़ 5/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, तो एक ओवन रख लीजिए, तो 1/2, 2 इंटू c/6 माइनस 1/2, 3 इंटू 1 माइनस c/6 बराबर 5/3। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं c की वैल्यू कितनी आएगी? इस इक्वेशन सॉल्व कीजिए, c की वैल्यू आ गई तो आंसर आ गया। तो यहाँ से भी x बराबर 2 निकालेंगे, वही आएगा c/6 माइनस a/2। सो एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकते हैं, आपको सीखना है कम से कम एक तरीका। तो जैसे CDF से PMF निकाल लिया, PMF से फिर हम, अब ये डिस्क्रीट था इसलिए PMF आया, कॉन्टीन्यूअस होता तो PDF आता, मिक्स होता तो कुछ नहीं आता। ओके, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ C हियर, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। फाइंड वैल्यू ऑफ C 5 आया। ओके, चलिए जैसे आप बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप कह रहे हैं C बराबर 5, तो मैं C को 5 ले लेता हूँ और A हमारा 1 आया हुआ है, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये आ गया 5/6 माइनस 1/2, ठीक है, 6 LCM ले लेंगे, तो 5 माइनस 3, 2/6 मतलब 1/3 आंसर इस क्वेश्चन का। सो 1/3 इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके जी, देखिए अब इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। इसमें मेनली 3 स्टेप था। पहला स्टेप था लिमिट निकालना, मतलब ए सेट निकालना जो कि यूनियन ऑफ ए आई था। दूसरा स्टेप ये प्रोबेबिलिटी निकालना, इसका 2 तरीका था, या तो आप देख लो कि ये डिस्क्रीट है तो 2 पे प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा निकाल लो, नहीं तो इस वाले अप्रोच से जाओ, कोई एक अप्रोच लगा सकते हो, मतलब CDF से निकालो प्रोबेबिलिटी या PMF से निकालो प्रोबेबिलिटी। अब तीसरा चैलेंज था कि ए और सी की वैल्यू निकालना, तो उसके लिए 2 कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था। ये दो जो कंडीशंस थे ये इसलिए दिए गए थे ताकि इसके हेल्प से आप ए और सी की वैल्यू निकाल सको, तो इसको आपने यूज़ किया एंड है ना, तो उससे ए और सी आ गया। ठीक है, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, तो यूजीसी नेट में आई डोंट सी कि इस तरह क्वेश्चन आए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास ना, क्योंकि इसको सॉल्व करने में एटलीस्ट 4-5 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। वैसे और जो बहुत फास्ट सॉल्व करेगा 2-3 मिनट में कर सकता है, बट चूँकि मैं समझाते हुए कर रहा था तो इसलिए टाइम लगा था, वरना इतना मुश्किल नहीं है ना, आप चाहो 2-3 मिनट में कर सकते हो इसे। ओके, तो ये था। नेक्स्ट भी बताना है क्या, देख लो अब। तो 6-1 हो गया, 6 का तो आंसर आ गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ड्राइव में आप जाओगे ना तो डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है हर टॉपिक के, यू सर्च इट एंड देन सॉल्व इट। जैम, गेट, नेट, ISS, ISI, CUET, इन सब एग्जाम के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, और सॉल्व घर पे हो जाएगा तो बिलीव करो कि एग्जाम में भी हो जाएगा। ये है, घर पे नहीं हो रहा एग्जाम में भी नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ थ्योरी, तो टाइम भी खत्म हो गया। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन ट्राई, नहीं होगा मैं हूँ, बट आपको खुद ट्राई पहले करना पड़ेगा, ये तो है ना। जैसे ये बेसिक PDF पे क्वेश्चन है, ये तो गेट का मैं खोल रखा है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक लेवल होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। सो ट्राई करो, सीखो, नहीं हो रहा है पूछो, है ना, ये है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है। ये जो गेट का था आप ISS वाला देख सकते थे, ये था ISS वाला है, तो इसमें भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है, सो दैट यू कैन सी। तो इसमें जॉइंट वाले भी हैं, तो अभी आप वही करना जो आपको आते हैं,
पहले से तो बहुत कुछ आता भी होगा आप लोगों को, है ना, इस तरह से है, ये सब जैम वाले हैं, जैसे इस तरह क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन है, क्वेश्चन हैं, तो ये सब सिंपली ये ट्राई करने पे होगा। ये तो डाउट क्लास करो, डाउट ज़्यादा हो तो सैटरडे संडे वी कैन हैव 2 3 4 5 आवर्स डाउट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडे में खाली रहता हूँ, तो कभी भी डाउट क्लास दिन में रख सकते हैं आप, आराम से पूरे वीक सॉल्व करो, 50-100 क्वेश्चन मान लो डाउट हो गए, कलेक्ट कर लो, सैटरडे संडे एक एक करके आराम से डिस्कस करो, 4-5 घंटे क्लास रख सकते हैं, दो जो वांट टू लर्न उनके लिए। आई थिंक ठीक है, ये स्टॉप करता हूँ आज मैं, तो कल क्या कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो मैं रेड से सेंड किया है, ये वाला पार्ट जितना अंडरलाइन किया हो वो कंप्लीटेड है, ठीक है। सो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो टुमारो विल स्टार्ट विथ, सो कल का जो टॉपिक रहेगा, कल मैं थ्योरी डिस्कस करूँगा, मतलब बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हमें 40 लेक्चर्स में 10 यूनिट्स खत्म करने हैं, सो वी कैन जस्ट अफोर्ड 4 to 5 लेक्चर्स और 1 यूनिट। वैसे मैं कह रहा हूँ अगर डिले बढ़ाऊंगा तो आराम से 1 महीना लगेगा 1 यूनिट पढ़ाने में विथ क्वेश्चंस, तो वो हम जून के बाद स्टार्ट करेंगे, जो हमारा प्रारंभ बैच में जो बच्चे हैं। सो अगेन हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे आफ्टर जून, जो एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तो डिटेल में एक एक यूनिट एक एक मंथ डिवोट करेंगे, डेली क्लास होगी, सो उसमें हम लोग फिर थ्योरी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, देन यू लर्न। टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए कुछ नहीं होगा। ओके, सो कल हम स्टार्ट करेंगे जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, अब ये यूनिवेरिएट था, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल था ये, अब ये बाई वेरिएट, ट्राई वेरिएट, ये सब आएगा। मार्जिनल, कंडीशनल, चेबीशेव, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ कन्वर्जेंस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इस तरह से। तो जो अभी आप सेलेक्टेड देख रहे हो ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं फिर। सो आप किस ग्रुप में हो, क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में हो? मैंने शेयर किया था बहुत सारे पीवाई के उसमें, क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में, है ना। तो मैं शेयर कर देता हूँ, ये सब प्रॉब्लम सीट बहुत सारे भेजे थे, यू सॉल्व एंड डिस्कस, जब भी डिस्कस करता हूँ बता देना, है ना। It's 8 o'clock. ठीक है, आपको कैसे ऐड कर देंगे, आप कोर्स परचेज करो, आपको टीम खुद ही ऐड कर देगी, है ना। सो जिनको भी ऐड होना है, यू परचेज कोर्स फ्रॉम ऐप, 1000 का बैच है उसमें खरीद लो, खुद ही टीम आपको ऐड कर देगी, ठीक है। सो आपको ऐड करवाने की नीड नहीं होगी। क्रैश कोर्स बैच है ना 1000 वाला जो है, आप यहाँ जस्ट, ठीक है, जैसे यहीं पे मैथ्स टेस्ट क्लासेस आप सर्च करो, यहाँ जाओ, ये 1000 रुपीज़ पहला कोर्स आपको दिख रहा है, ये जाओ 1000 रुपीज़ में परचेस करो, इसमें आपको सारे कंटेंट है ना, ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट हमने ऐड कर रखे हैं, जो भी लास्ट के 2 लेक्चर हुए हैं, ये 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हैं, 2 लेक्चर और उसके नोट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसमें आज वाला फिर से लेक्चर 3 है ना, जैसे आगे देखोगे तो 2 लेक्चर अभी हुए हैं, इसके वीडियोज़ बने हैं और इधर इसके नोट्स पढ़े हैं, जो 2 लेक्चर, आज तीसरा लेक्चर था, तो ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा इसमें। और इसके अलावा हमने पुराने लेक्चर्स भी आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, ये पूरा CSIR नेट के लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है, इसमें 54 वीडियोज़ हैं। अच्छा, ये कंटेंट क्यों नहीं है, ओके, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ओके, मैं इसको इंपोर्ट दोबारा कर दूंगा, ठीक है, अभी नहीं है शायद इस समय ना, वो फोल्डर आज कोई बच्चा बता रहा था, तो मैं अभी इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, आई थिंक ठीक से इंपोर्ट हुआ नहीं है, तो इसमें ना, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं इसको फिर से इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ देखो CSIR नेट, ये 210 वीडियो हैं, तो इसमें क्या है, आप पूरा आपको स्टैटिस्टिक्स के डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे, है ना। इसमें देखो आप 101 वीडियो है, 49 डी एनालिसिस के है,
लीनियर अलजेब्रा के 60 वीडियोज़ हैं, रियलिस्टिक्स के 49 हैं, और स्टैटिस्टिक्स के जो मैंने 101 वीडियोज़ हैं। इसमें पूरा CSIR नेट यूनिट 4 और यूनिट 1 डिस्कस्ड है। तो 1000 रुपये का बैच जो उसमें ये भी हमने ऐड कर रखा ऑलरेडी, इसमें आपको पूरा CSIR नेट का यूनिट 1 यूनिट 4 का डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आई थिंक वो सही से इंपोर्ट किया नहीं है, तो मैं अभी इंपोर्ट दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब मिल जाएगा आपको। आई थिंक इसमें ना एक बैच है क्रैश कोर्स के नाम से, उसमें है सब कंटेंट। ये जो है ना क्रैश कोर्स होगा लास्ट में, क्रैश कोर्स ये तो ठीक है, मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ अगर नहीं मिलता है तो, ये सब एक्सेसिबल अगर नहीं होगा तो। ठीक है, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं ना क्रैश कोर्स ये वाला, इसमें भी है कि नहीं? हाँ यहाँ है ना, ओके यहाँ है। सो इस वाले में सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हैं। ये क्रैश कोर्स CSIR नेट दिसंबर 2025 बैच जो था, अभी हमने चलाया था दिसंबर 2025 में, तो उसमें सारे वीडियोज़ ऑलरेडी एज इट इज़ हैं सब, है ना, तो आपको सारे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ भी ऑलरेडी है कंटेंट, तो इसमें आप कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो बाकी की ज़रूरत नहीं, वो सारे कंटेंट यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, तो 1000 का बैच यू कैन जस्ट परचेज। ये क्रैश कोर्स वाले में सब मिल जाएगा आपको, क्रैश कोर्स। ओके, तो 1 रुपये वाला नहीं चल रहा है ना आपको, अभी इस बैच के लिए आपको 1000 रुपये वाला खरीदना पड़ेगा। स्कूल बच्चों का फीस ना हज़ारों में होता है, आप लोग ओके।